हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून की तरफ से चलने वाली अभ्यास सीरीज आप लोगों के इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आज फिर से मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ और इस टॉपिक में जो डिफरेंट लॉज हैं उनको हम इन एग्जाम्पल्स के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन और लेती हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा लॉ इस स्टेटमेंट में जो है वो सूटेबल है। कैल्शियम कार्बोनेट इज नेचुरली अवेलेबल एज लाइमस्टोन एंड कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्विकलाइम. It is seen that the composition of element in both the natural and synthetic calcium carbonate are same. The validity of which one among the following law is confirmed by this observation. वो ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइमस्टोन से भी मिलता है और लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है और उसको हम क्विक लाइम से सिंथेटिकली यानी मैन मेड तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम ये देख रहे हैं कि जो कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनका जो प्रपोर्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट करता है? ठीक है, तो हमें दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड एवोगेड्रो लॉ। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? किसी भी यौगिक, यदि कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक का जो बायमास है उसमें जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन निश्चित होगा, फिक्स होगा। ठीक है, रिगार्डलेस देयर सोर्स। वो कैसे भी बनाया जा सकता है, वो कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेटिंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, जो उसके घटक तत्व हैं, उनका जो अनुपात होगा बाय मास यानी कि भार के अकॉर्डिंग, वो फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका एक निश्चित अनुपात कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the which one of the following laws it is indicated that when two or more gases react with one another their volume bear a simple ratio. आपको ऑप्शन दिए हुए हैं लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो बच्चों गैसों के बारे में जो भी नियम दिया गया है उनके रिएक्शन से रिलेटेड उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। और इस लॉ के लिए एक नाम और है, इसको हम गे-लुजैक लॉ भी कहते हैं। तो गैलुसेक ने ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या बताया कि जब भी गैसेस कंबाइन होते हैं तो वो अपने निश्चित वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं। ठीक है, तो जो गैसेस हैं उनका जो हम अमाउंट ले रहे हैं वो अमाउंट वॉल्यूम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, N2 react with H2 and will give अमोनिया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 3H2 और यहाँ पर आएगा 2NH3। अब यदि बाय वॉल्यूम हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and form 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यानी कि गैसेस जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने होल रेशियो में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 1:3 रेशियो में पार्टिसिपेट करके वो 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रही है। ठीक है, इस लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। यहाँ पर वेरी करके आपको पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 मोल अमोनिया प्राप्त करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके
वॉल्यूम में इसको तब्दील करके अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो अपने होल वॉल्यूम में क्या करती हैं, कंबाइन होती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, H2 प्लस O2 विल गिव H2O, और जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 volume of hydrogen react with 1 volume of oxygen and produce 2 volume of water। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो गैस के लिए लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। Which of the following laws explain the formation of carbon monoxide and carbon dioxide from carbon and oxygen? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो, यानी एक से ज्यादा रेशियो में वो कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाते हैं, एक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि यहाँ पर हम बायोमास प्रोपोर्शन निकालें तो वो प्रोपोर्शन हुआ 12 प्रोपोर्शन 32, और यहाँ पर हुआ 12 प्रोपोर्शन 16। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो ये जो हमारा रेशियो आया वो आया 3:8। यदि कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर जो रेशियो आया बाय मास वो 3:4 आया। इसका मतलब ये है कि यदि कार्बन 3:8 के रेशियो में कंबाइन होती है तो वो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन और ऑक्सीजन यदि 3:4 के रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जब दो एलिमेंट दो से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन होकर के दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वो लॉ को प्रूव करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 gram of an oxide of A contain 0.5 gram of A। ठीक है, 1 ग्राम कितना कंटेन कर रहा है, 5 ग्राम। ठीक है, और सेकेंड जो है 4 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड, 4 ग्राम कितने के साथ में कंबाइन हो रहा है, 1.6 ग्राम के साथ में। द डाटा इंडिकेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। एक तो 1:0.5 का प्रोपोर्शन है, दूसरा 4:1.6 का प्रोपोर्शन है। तो ये प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन है, और एवरी टाइप पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स क्या है, दोनों ही है, ए और बी। इसका मतलब है ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। The percentage of copper and oxygen in sample of CuO obtained by different method were found to be the same। तो देखो वो ये क्या कह रहा है कि जो CuO है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो किन्हीं बहुत सारे सोर्स से हमें कॉपर ऑक्साइड मिला, लेकिन कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहा, सेम रहा। दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मल्टीपल प्रोपोर्शन भी अभी हमने 2-3 इसके किए हैं, ठीक है, और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको अभी हम डिस्कशन में लेंगे। Two samples of lead oxide were separately reduced to metallic lead by heating in a current of hydrogen. Two samples of lead oxide. The weight of lead from one oxide was half of the weight of lead obtained from the other oxide. तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने lead oxide लिया और उस lead oxide को डिकम्पोज किया, तो उसमें लेड का जो परसेंटेज मिला वो अलग अलग परसेंटेज मिला, यानी रेशो जो मिला वो अलग अलग मिला। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है या इलुस्ट्रेट करता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी आंसर। क्यों? क्योंकि लेड का जो हमें रेशो मिल रहा है वो रेशो अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब है कि लेड जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और लेड ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल इक्वेशन को हम किस लॉ के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं? मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बच्चों जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया कि H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, 2H2O बनाते हैं, और हमने इसको क्या करा, बैलेंस करा, ठीक है। क्योंकि यदि हम H2 प्लस O2 विल गिव H2O लिखेंगे तो यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन का एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको यहाँ पर 2-2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जा करके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, ठीक है। अदरवाइज आपको मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द आंसर ऑफ सी। A student heated 25 gram of reactant A with 50 gram of reactant B. He obtained 50 gram of product C. देखो अब 25 ग्राम को उसने किसके साथ में, 50 ग्राम के साथ में क्या किया, रिएक्ट किया। ये A का मास है, ये B का मास है। अब वो क्या कह रहा है, he obtained 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और उसमें B कितना मिल गया, 25 ग्राम अनट्रीटेड बचा। तो ये कौन से लॉ को कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब है A 25 ग्राम था और B 50 ग्राम था, तो जो प्रोडक्ट बना वो 50 ग्राम बना और उसमें से जो B था वो 25 ग्राम बच गया। इसका मतलब है B 50 ग्राम में से सिर्फ 25 ग्राम यानी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ही क्या हुआ, उनका रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये कौन से लॉ को क्या कर रहा है, इलुस्ट्रेट कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वहाँ पर उसने बता दिया है कि 25 ग्राम बी क्या हो गया है, अभी बाकी बचा हुआ है, ये सी प्रोडक्ट बना, तो 25 ग्राम बी बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही लॉ को प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 25 ग्राम क्यों बचा रह गया, क्यों, क्योंकि 1:1 के प्रोपोर्शन में वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो प्रूव करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास कहीं भी खर्च नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी ये क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है और जो ये वाला जो सेंटेंस है जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया था कि
एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है कि एटम को हम ना तो तोड़ सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास डिसिपेट नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए react with 10 gram of compound B to produce a new compound C. What should be the mass of C according to the law of conservation of mass? तो C का जो मास होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो C का जो मास होगा वो क्या होगा, 50 होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप ज़रूर रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। दून इंडियन डिफेंस एकेडमी आपके साथ में अभ्यास सीरीज़ के साथ पे जुड़ा हुआ है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।